अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर है वो है भाई वेरिएशन का लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम अपना एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है उसको शुरू करने वाले हैं और आज इसमें इसको एंड भी करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 है और सारा वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन है, सही है। और चले शुरू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा गले का फंदा बन जाता है, लेकिन करना तो है। तो भाई करेंगे कैसे इसको कि भाई पहले क्वेश्चन को करते हैं। पढ़ना ये इनको ऐसे ही करना है जैसे हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करते हैं, सही है। तो ऐसे इनको यहाँ पे भी करना है। क्या रहेगा भाई, द एरिया ऑफ सर्कल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। पहला जुमला हमने पढ़ लिया भाई। एरिया को हम लिखते हैं ए से, एरिया को हम लिखते हैं ए से। एरिया वेरी कर रहा है, वेरिएशन, सही है। वेरी का मतलब मैंने बताया था ना, वेरी का साइन ऐसे लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है, वेरी करना, सही है। तो एरिया वेरी कर रहा है कैसे, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। अच्छा, वेरी कर रहा है, इनवर्स अगर लगाया होता तो हम यहाँ पे 1 अपॉन कर देते, लेकिन इनवर्स नहीं लगाया तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। और वेरी का साइन यही होता है, सही है। ये आपको मैंने मेरा ख्याल से एक्सरसाइज 3.1 में ही हमने किया था। तो स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, सही है। तो रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस का मतलब है रेडियस का स्क्वायर। एरिया वेरी कर रहा है, सर्कल का एरिया वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस का, सही है। आपको पता है भाई, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लगाएंगे उसका नाम है पाई, सही। हर जगह पे अलग अलग कांस्टेंट लगते हैं, जहाँ पे कहीं कहीं पे हम सिर्फ के कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा हमारे पास वो है पाई, सही है। और किसी भी सर्कल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सही है। किसी भी सर्कल का अगर हमें एरिया चाहिए होता है तो हम सिर्फ क्या कर देते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लो कि भाई सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, सही है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। बोले हमने रेडियस मालूम करना है, एक सर्कल का हमने रेडियस मालूम करना है। चलो भाई ऐसे ही लिखते जाना है, सही है। पूरे सवाल को देखते हुए लिखते जाना है, ऐसे जैसे हम डेटा बना रहे हो, सही। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस मालूम करना है। अब देखो रेडियस इसमें है, यानी इस फॉर्मूले को लगाते हुए हम रेडियस मालूम कर सकते हैं। मगर इस फॉर्मूले को लगाते हुए जब हम रेडियस मालूम करेंगे तो हमें साथ में सिर्फ क्या चाहिए होता है, पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, सही है। ये तो हमें पता है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, यानी पाई यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें एरिया चाहिए। अब एरिया सवाल में दिया होगा, एरिया कैसे दिया भाई, हुज एरिया इज इक्वल टू, जिस सर्कल का हमने रेडियस निकालना है ना उस सर्कल का। अब देखो एरिया कितना है, एरिया कितना है भाई, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल है जिनके एरियाज का सम है, यानी मान लो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, और इन दोनों का जो एरिया है उसको जब आप जमा करोगे तो आपके पास जो अपना एरिया है जिसका आपने रेडियस निकालना है वो आ जाएगा, सही है। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करोगे भाई। ये वो दो सर्कल है कि जिनके एरिया को जब आप प्लस करोगे, जिनके एरिया को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो आपके पास वो एरिया आएगा जिसका आपने रेडियस निकालना है, सही है। इस सर्कल के एरिया को मान लो A1, इस सर्कल को एरिया को मान लो A2, क्योंकि हमें यहाँ पे सवाल में इनका एरिया नहीं दिया हुआ, सही है। तो हम मतलब A1 और A2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो हमें एरिया रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, सही। यही बात इन लोगों ने यहाँ कही है कि भाई जिस सर्कल का तुम लोगों ने रेडियस निकाला है उसका एरिया दो सर्कल के सम के बराबर है। अब उस दो सर्कल के जो सम है, दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, उन दो सर्कल का हमें सिर्फ रेडियस दिया है सर। यार एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको पता है ना, बीच के पॉइंट से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। एक का है 5 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस से बाहर वाली लाइन को कहता है। एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये पहले वाले सर्कल का है इसलिए मैं इसको R1 नाम दे रहा हूं, और दूसरे का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, सही है। तो ये दूसरे सर्कल का इसलिए मैं इसको R2 नाम दे रहा हूं, 12 सेंटीमीटर, सही है। तो यानी अब ये वाला एरिया हमारे पास कैसे आएगा कि पहले हमें इन दोनों सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, सही है।
पहले हम पहले वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, दूसरे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे, फिर हमारे पास ये वाला एरिया आएगा। अब आप बोलोगे कि भाई एरिया कैसे निकालें, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ कि भाई A1, मेरे पास फॉर्मूला क्या, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सही, यही फॉर्मूला है। अगर मुझे 1 वाले सर्कल का निकालना है एरिया, तो मैं यहाँ पे साथ में 1 लगा दूंगा, और रेडियस भी 1 है तो 1 लगा दूंगा। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इसके साथ 1 या 2 नहीं लगेगा, सही है। ये 1 ये शो कर रहा है कि पहले वाले सर्कल के, बाकी कुछ शो नहीं कर रहा। अब हमें A1 रिक्वायर्ड है, तो हम A1 लिखा, A1 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास, हम किसका एरिया निकाले, पहले वाले का, तो रेडियस भी हम पहले वाले का लगाएंगे, सही है, R1 स्क्वायर, सही है। R1 है 5 सेंटीमीटर, और उस पे जब स्क्वायर लगेगा, फॉर्मूले में स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर भी लगेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा A1 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25, ऐसा है कि नहीं है। तो ये हमारे पास कुल मिला के क्या बनेगा भाई, कुल मिला के कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि इसके लिए फिर हमें कैलकुलेटर की इसका सहारा लेना पड़ेगा। जरा कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। अच्छा भाई, तो अब हम इसको जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 22 को डिवाइड किया 7 से, तो ये आ गया हमारे पास 3.14 कुछ समथिंग। इसको मल्टीप्लाई करा दो 25 से, तो ये आ गया हमारे पास 78.57, ऐसे ही आ रहा है, सही है। तो पहले वाले सर्कल का एरिया है 78.57, सही। अच्छा भाई, और एरिया का यूनिट अगर आपको पता हो तो मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। एक सिंगल लाइन जब हम नापते हैं तो वो मीटर, और एरिया जब हम नापते हैं तो एरिया में डबल लाइन आती है, सही। वो फिर आपको मैं आगे बताता हूँ कि एरिया में क्या होता है। तो एरिया का यूनिट एक सिंगल लाइन मीटर, और एरिया मीटर स्क्वायर, फिर जब वॉल्यूम नापते हैं तो वो मीटर क्यूब होता है, सही। उसका भी मैं आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पहले वाले सर्कल का एरिया आ गया। अब आ जाओ भाई दूसरे वाले सर्कल का एरिया निकालो। A2 इज इक्वल टू पाई, पाई सबके लिए सेम होगा, लेकिन रेडियस इसका क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, सही है। A2 इज इक्वल टू 22/7, इसका रेडियस कितना है, 12, 12 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है हमें पता है भाई 144, तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7 और इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर होता है भाई 144, तो 144 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 452.57, तो ये आ गया 452.57। इसका भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सही। अब इसका भी एरिया आ गया पहले वाले सर्कल का, और दूसरे वाले सर्कल का भी एरिया आ गया। अब हमें जिस सर्कल का रेडियस निकालना है उसके लिए हमें एरिया रिक्वायर्ड है। उसका एरिया कैसे आएगा, हमें सवाल में बता दिया कि भाई इन दोनों को प्लस करके आएगा, सही है। अब इन दोनों को प्लस करके देखते हैं कि भाई हमारे पास जो असल हमें एरिया चाहिए था वो कितना आ रहा है। तो 78.57 प्लस 452.57, सही है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम जरा कर लेते हैं इसको कि भाई 78.57 प्लस 452.57, तो ये मेरे पास बन रहा है करीब 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 531.14, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। अच्छा भाई, अब हमने निकालना है रेडियस। बस अब हमारे लिए कहानी आसान हो गई, हम फॉर्मूला यही लगाएंगे। यहाँ से हमारे पास रेडियस को अगर हम अलग करें तो ये पाई यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A/पाई। और हमने रेडियस निकाला, रेडियस स्क्वायर नहीं निकाला। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो एक जगह से स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू पाई रूट A/पाई, सही है। अब वैल्यूज लगाओ तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट A कितना है 531.4
और पाई की वैल्यू होती है 22/7। उसको जब आप डिवाइड कराओगे तो आएगा 3.14, ऐसी कुछ आएगा। सही है, इसको करा देते भाई। जब इसको कराएंगे तो ये आ जाएगा 531.14 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये आ रहा है मेरे पास करीब करीब 169 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। इसको मैं जरा यहां लिख रहा हूं, R इज इक्वल टू √169.15, ऐसी कुछ आ रहा है। सही है, तो पॉइंट के बाद अगर 15 आ जाए ना, यानी पॉइंट का 5 से कम वैल्यू, ये जैसे देखो पहली डिजिट क्या है 1 है, अगर पहली डिजिट 5 हो ना या 5 से बड़ी हो तो हम रख सकते हैं, तो हम मान सकते हैं कि भाई हाँ इसको रखना चाहिए। लेकिन अगर 5 से कम हो ना तो फिर हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सही है, अब इग्नोर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास 169 का रूट हमें पता है भाई 13 होता है। अगर मैं इसके साथ 15 भी लगा दूं पॉइंट का तो इसमें फिर पॉइंट में वैल्यूज आ जाएंगे। सही, और अगर आप अपने बुक में भी आंसर चेक करो तो वो भी इसी तरीके से 13 ही होगा। सही है, तो ऐसे छोटी छोटी वैल्यू को हम हटा सकते हैं अपने लिए। तो इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया भाई 13 सेंटीमीटर। सही है, तो सवाल तो समझ आ ही गया होगा कि भाई एक सर्कल था जिसका एरिया वेरी कर रहा था स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ। सही है, मतलब जितना एरिया बढ़ रहा था और रेडियस उसका स्क्वायर बढ़ रहा था। सही, फाइंड, हमने रेडियस निकालना था उस सर्कल का जिसका एरिया बराबर था भाई दो सर्कल के सम का, दो सर्कल के एरिया के सम का। सही, और इसमें से एक सर्कल का एरिया 5 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का एरिया नहीं सॉरी रेडियस दिया हुआ था। सही है, तो फिर हमने उस रेडियस की मदद से उन दोनों सर्कल का एरिया निकाला, सवाल के मुताबिक उन दोनों का प्लस किया तो हमारे पास वो जो एक्चुअल एरिया चाहिए था वो आ गया। सही है, उसको जब हमने निकाला तो फिर हमने उसकी मदद से उसका रेडियस भी निकाल लिया। सही है, तो यहां तक ये सवाल था। अब आ जाओ जरा अपने अगले सवाल पे। तो अगला जो सवाल है हमारा वो कुछ इस तरीके से है कि भाई अच्छा भाई, तो दूसरा सवाल है हमारे पास यहाँ पे है भाई कि भाई व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट हैज बीन फॉलिंग। सही है, यहीं पे ही हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई है कि भाई एक बॉडी एक जगह से गिर रही है। सही है, उसने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस को अगर हम फिजिक्स के जुबान में देखें तो हम एस से डी से किसी से भी डिनोट करते हैं। डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ द टाइम, स्क्वायर ऑफ द टाइम। सही है, बाकी सारी बातें छोड़ो, स्क्वायर ऑफ द टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। सही है, और डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। अगर इनवर्स होता तो यहाँ पे लिखा होता। सही, अच्छा बोले एक बॉडी गिर रही है तो उसके टाइम के साथ ये डायरेक्ट वेरी कर रहा है। बोले इफ अ बॉडी फॉल्स थ्रू 4 to 0 to 1/2 फीट इन 5 सेकेंड। बोले अगर एक बॉडी गिरते हुए एस कितना कवर करे, यानी डिस्टेंस कितना कवर करे 402 1/2, ये हमें मिक्स नंबर में दिया है फीट। सही है, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होता है कि भाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 से प्लस करो और हमारे पास फिर उसका आंसर आ जाता है। सही है, मिक्स नंबर आपने बचपन में सीखा होगा, तो ये आ जाएगा 2 4 8 2 0 0 2 2 4 अपॉन +1 भी करना है ना, ये आ जाएगा +1 5 805/2। सही है, ये मिक्स नंबर आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। नीचे वाले को साइड वाले से प्लस करते, जो आंसर मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से प्लस करते, फिर 2 से डिवाइड कराओ। इसका आंसर आपके पास आएगा 2 4 8 2 0 0 2 2 4.5। सही है, 402.5 कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना फीट। सही है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है फीट में। अच्छा भाई, कितने सेकंड में टाइम इसने लगाया था, जब इसने इतना डिस्टेंस कवर किया तो इसने टाइम सिर्फ लगाया था 5 सेकंड। सही है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, हाउ फार डज इट फॉल इन 10 सेकंड। बोले अगर टाइम 10 सेकंड हो, यानी अब दो टाइम आ गया, एक को T1 कर देते, एक को T2 कर देते। सही, जब एक की जगह दो चीजें, एक ही चीज जैसी दो चीजें आ जाए तो उसको फिर 1 और 2 करके लिखते हैं।
तो एक टाइम में 5 सेकंड था, अब दूसरा टाइम हमें दे दिया 10 सेकंड। बोले 10 सेकंड में, बोले हाउ फार डज इट फॉल इन 10 सेकंड। बोले 10 सेकंड में कितनी दूर जाके गिरेगा, यानी 10 सेकंड में कितना एस कवर करेगा। तो पहले वाले को हम S1 कर देते, दूसरे वाले को S2 कर देते, सही। पर आखिरी जो इनका झमेला है कि भाई 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई एस इन 10 सेकंड का भी हमने निकालना है। अब ये 10 सेकंड का मैं सबसे आखिर में समझा दूंगा, पहले यहां तक देखो। इस वाले स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए मैं ये लिख सकता हूं भाई कि भाई s इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, सही है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इक्वल आता है और एक साथ में कांस्टेंट आता है जो हमने k लगा दी, और कांस्टेंट आपको पता है सबके लिए सेम होता है। मैं पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं, सही। मुझे अगर मेरे मिसाल के तौर पर मुझे ये निकालना है S2, तो S2 के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, S2 बराबर है K और T2 हो जाएगा, सही है। ये फॉर्मूला हमने ऊपर से देख लिया ना, S इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अगर S2 निकालना है तो T को भी 2 करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास K की वैल्यू नहीं है, तो K की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख लो ये इसको भले, S2 इज इक्वल टू के टी टू स्क्वायर, सही। अब इस K की वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या है कि भाई S इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, सही। 1 वाला जो हमारे पास सारा डेटा मौजूद है उससे हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। S1 कितना है 402.5, T1 कितना है, T1 उधर मल्टीप्लायर है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ K बच जाएगा। T1 है 5 और 5 पे स्क्वायर लगाओ तो ये बच जाएगा 25, ऐसा है क्या। ये देखो T पे स्क्वायर है ना, और T1 कितना है 5, तो 5 पे स्क्वायर लगाया तो 25। टाइम ज्यादा वेस्ट ही नहीं करना है ना, डायरेक्ट करते जाओ। अब इसको जरा अगर हम डिवाइड करा दें, तो डिवाइड कराने पे देखो जरा हमारे पास आ क्या रहा है, 402.5 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ रहा है हमारे पास 16.1 के करीब, सही है। तो K इज इक्वल टू 16.1 कांस्टेंट जो हमारे पास आ गई, सही है। हाँ भाई, तो अब आ जाओ जरा आगे, इसी वैल्यू को हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ इस वाले में, तो आगे ये आ जाएगा हमारे पास S2 इज इक्वल टू, आप इसको 16.1 की जगह 16 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, सही है। तो S2 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास S2 इज इक्वल टू K की जगह 16 मल्टीप्लाई बाय 16 के बाद क्या है T2 है ना, तो T2 है हमारे पास 10, सही है, और 10 पे स्क्वायर भी लगाना है, सही है। अच्छा मैं जरा इसके बुक में आंसर चेक कर लेता हूँ, ताकि अगर पॉइंट में तो हम अपना पॉइंट भी इस्तेमाल कर लें। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट का वैल्यू इस्तेमाल किया हुआ, तभी हमारे पास उधर आंसर पॉइंट में आया हुआ, सही है। तो वहाँ पे पिछले वाले सवाल में हमने पॉइंट को इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि बुक वाले आंसर को लाने के लिए, सही, नहीं तो वहाँ पे। अच्छा उसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई अगर हम उस पाई की वैल्यू को डिवाइड ना कराते ना, तो 7 इधर से उधर जाके कट हो जाता, उससे भी आ जाता हमारे पास आंसर, सही। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, हमने आंसर यहाँ पे निकालना है, तो S2 जो आएगा हमारे पास वो आएगा भाई 16.1 को 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास अच्छा भाई, तो कैलकुलेशन का 16.1 को 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ, 10 के स्क्वायर होता है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1610, और यहाँ पे डिस्टेंस किस में, फीट में, तो यहाँ पे भी हम फीट में लगाएंगे, सही है। यहाँ तक क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, सही। अब ये जो दूसरा पार्ट है कि भाई 10वें सेकंड में, ये वाला 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सही है। तो इसका मतलब ये लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लो, जैसे मिसाल ले लो कि आप 10 सेकंड चले, एक से पहले सेकंड में आप मिसाल ले लो कि भाई 10 सेकंड आप चलते रहे। मैं जरा पहले वाले सवाल को मिटा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो चीज समझा दूं कि भाई अगर आप 10 सेकंड तक चलते रहे, सही है, मान लो
मान लो आप 10 सेकंड तक चलते रहे, ये पहले सेकंड में आपने इतना फासला कवर किया यानी मान लो 1 मीटर, दूसरे सेकंड में आपने 2 मीटर, तीसरे सेकंड में आपने 4 मीटर कवर कर दिया, पांचवें सेकंड में आपने वापस 2 मीटर पे आ गए, छठे सेकंड में आपने फिर आप स्लो हो गए 1 मीटर पे आ गए। सही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सही है, तो छठे सेकंड में मान लो 5 मीटर कवर कर लिया। सही है, सातवें सेकंड में 8 मीटर कवर कर लिया, ज्यादा तेज चलने लगे। आठवें मीटर में सेकंड में आपने 2 मीटर कवर कर लिया, फिर 9वें सेकंड में आपने 10 मीटर कवर कर लिया। अब पूछ रहे हैं भाई ये जो आखिरी वाला 10 सेकंड है, 10वां सेकंड, यानी ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड, ये पांचवा सेकंड, ये छठा सेकंड, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। सही। अब ये लोग पूछ ये रहे हैं कि भाई इनका जो 10th सेकंड से मुराद है कि भाई आप जब ये 9 सेकंड तक चले, 9 सेकंड के बाद चलने के बाद 10वें सेकंड तक, यानी इतना इस दौरान आपने कितना फासला कवर किया। ये जो 9वां सेकंड है ना, इस 9वें सेकंड से 10वें सेकंड तक होने में आपने जो ये फासला कवर किया, ये कितना कवर किया। सही है, और हमें बोले भाई आपने पूरा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया ना, मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया हमने वो किया है 30 मीटर। सही है, ऐसी कुछ मान लो। और 9 सेकंड का 1 2 3 3 4 7 8 9 10 10 15 15 25 25 ये तो आगे 33 35। सही, मैं इसको 40 मान लेता हूं। मैंने मान लो पूरे 10 सेकंड में 40 मीटर रास्ता कवर किया। सही है, 10वें सेकंड में नहीं, मैंने पूरे 10 सेकंड में यहां से यहां तक। सही है, और मैंने जब देखा 9 सेकंड तक मैंने 35 मीटर रास्ता कवर किया था। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपने 10वें सेकंड काउंट करूं, 10th सेकंड। सही है, पूरे के पूरे 10 सेकंड नहीं, सिर्फ जो 10वां सेकंड है, 10वां सेकंड से मतलब वो एक ही सेकंड है लेकिन जो 10वें नंबर पे आ रहा है। सही है, तो उस पे अगर मैं चेक करना चाहूं यार कि भाई यहां तक जो मैंने डिस्टेंस कवर किया और यहां तक कवर किया। सही है, इन दोनों में जो मतलब मैंने पहले यहां तक कवर किया, फिर मैं यहां तक गया। सही है, तो यहां से यहां तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो भाई मैंने टोटल 40 मीटर कवर किया और यहां तक मैंने 35, मान लो यहां तक 35 है, यहां तक 40 है। तो देखो इन दोनों में फर्क कितना है, 5 का फर्क है, यानी 40 में से अगर मैं 35 निकाल लूं तो मेरे पास 5 आएगा कि नहीं आएगा। सही है, मतलब मैं 10वें सेकंड में सिर्फ कितना चला, 5 मीटर ही चला। यही चीज हमने यहाँ पे भी करनी है। सही है, कि भाई 10वें सेकंड में आप 1610 फीट चले हो। सही है, आप 9 सेकंड तक का निकाल लो, 10 सेकंड तक आप कितना चले हो, 1610 फीट। सही है, और अगर आप 9 सेकंड का निकाल लो, अपना 9 सेकंड का निकालना कोई मुश्किल काम है कि भाई हम यहां निकाल देते हैं भाई डिस्टेंस कवर्ड इन t इज इक्वल टू 9 सेकंड में। सही है, हमें पता है कि भाई हमें ये जो 10 सेकंड वाला जमेला है इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमें 9 सेकंड वाला डिस्टेंस चाहिए। तो हम यहां लिख देंगे कि भाई S3 कर देता हूं मैं इसको, S3 इज इक्वल टू इस टाइम को टाइम 3 कर देता हूं मैं, T3 का स्क्वायर। सही है, ऐसे ही है। S3 कितना आ जाएगा मेरे पास, K जो है हमारे पास हमें पता है भाई कितना है 16.1 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। सही है, तो यहां पे मैं निकाल लेता हूं कि भाई जो हमारे पास मल्टीप्लाई होके आएगा 16.1 को मल्टीप्लाई कराना है, 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81। सही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1304.1 S3 इज इक्वल टू 1304.1 फीट। सही है,
अब हमने निकालना क्या 10वें सेकंड का, सही है। तो हमने करना क्या कि भाई जो 9 सेकंड में फासला कवर किया और 10 सेकंड में कवर किया, तो टोटल इतना कवर किया था 10 सेकंड में। जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 सेकंड में इसने 1600 फीट कवर किया, सही है। और 9 सेकंड तक इसने कितना कवर किया 1304.1 फीट, यहाँ तक 1610 फीट और यहाँ तक 1304.1 फीट, सही। अब मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में कितना फर्क है, सही है। 9वें सेकंड से लेकर 10वें सेकंड तक, यही हमसे पूछा है। 10 सेकंड का मतलब ये होता है कि भाई 9वें से लेकर 10वें सेकंड तक, तो मतलब इन दोनों के बीच का फासला निकाला। फासला कैसे आएगा भाई, इस बड़े में से छोटे को माइनस करा दो। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, भाई हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है कि भाई डिस्टेंस s इन 10 सेकेंड बराबर आ रहा है किसके, s2 माइनस s3 के, सही। यानी इस डिस्टेंस में से अगर हम इसको माइनस करा दे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो s2 कितना है हमारे पास 1610 फीट माइनस 1304.1 फीट, सही है। अब इसमें से अगर हम माइनस करा दे तो हमारे पास उस एक सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि देखते हैं कितना है भाई, 1610 माइनस 1304.1, सही है। तो ये आ रहा है हमारे पास करीब जो हमारे पास आ रहा है, ये क्यों घूम गया, 305.9 फीट। यानी इतना रास्ता इसने उस एक सेकंड में कवर किया था, इस 10वें सेकंड में, सही। तो ये जो पूरी चीज बनाई है मैंने, इसको समझाने के लिए बनाई ताकि ये आपको समझ आ जाए और समझ आ भी जानी चाहिए, सही। इसके बाद आ जाओ अपने तीसरे सवाल पे, जरा जल्दी से करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा। तीसरा जो हमारे पास सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई तीसरा सवाल कुछ यूं है कि भाई गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहा है भाई, रेडियस के क्यूब के साथ, सही है। तीसरा है हमारे पास, दूसरा भी हो गया हमारे पास, पहला भी हो गया, तीसरा का है वॉल्यूम वेरी कर रहा है क्यूब ऑफ रेडियस के साथ। बोले अगर रेडियस है इतना, अगर रेडियस है इतना 3 1/2 फीट, यानी अभी ये भी मिक्स नंबर में आ गया तो याद है 2 3 6 + 1 7, 7/2 हमारे पास होता है 3.5, सही है। कैलकुलेट करके देख लीजिए। बोले अगर रेडियस इतना है तो वॉल्यूम इतना था क्यूबिक फीट में, वॉल्यूम कितना है 179 1/2 सॉरी 2/3, 179 2/3, 179 2/3, सही। इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर का सहारा लेते, कैलकुलेटर 179 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू प्लस कराना है 2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 539 डिवाइड कराना है 3 से, तो ये आ गया 179.66, तो ये आ गया 179.66। अच्छा ये क्यूबिक फीट है, सही है। क्यूबिक फीट का मतलब होता है कि भाई जो फीट है, अच्छा फीट का साइन होता है हमारे पास FT, आप अगर पूरा ना भी लिखना चाहो तो FT लिख सकते हो। क्यूबिक फीट का मतलब होता है फीट के ऊपर क्यूब आ जाएगा, सही। तो वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होगा, एरिया का स्क्वायर में होगा, और सिंगल लाइन का जो होगा वो हमारे पास सिर्फ पावर 1 में होगा, सही है। अच्छा फाइंड द वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 1 फुट 9 इंचेस। जब रेडियस 1 फुट 9 इंच है, सही है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है हमने वो मालूम करना है। बोले फाइंड द वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज इतना, सही है। अब इतना के बाद ये देखो 2 रेडियस आ गए तो R1 R2 कर देते, 2 वॉल्यूम V1 V2 कर देते, सही है। इंचेस से फीट में हमें यूनिट एक ही इस्तेमाल करना है, एक ही चीज में 2 यूनिट नहीं इस्तेमाल करना, सही है। तो या तो फीट में लाओ तो फिर इसको भी ये फीट में है ना तो इसको भी फीट में लेके आओ,
या तो अगर ये इंचेस में लाना चाह रहे हो तो इसको भी इंचेस में लाना पड़ेगा। तो सही भाई, सब फुट में है, सब ये 9 इंचेस में है तो इसको भी फुट में ले आते। सही, आपको पता होगा अगर आप लोगों ने वो कभी अपने घर पे इंची टेप देखा हो तो उसमें देखा होता है कि भाई 1 फुट बराबर होता है 12 इंचेस के। सही है, तो इंचेस में से जब आप फुट में जाओगे ना तो आपको इसको 12 से डिवाइड कराना पड़ेगा। जब आप इसको 12 से डिवाइड कराओगे ना तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 1.9 फुट। सही है, इसको टोटल डिवाइड कराओगे तो आ जाएगा आपके पास तकरीबन 0.9 या ऐसी कुछ आएगा। सही, और फिर उसके बाद जो 1 आएगा ना, 1 यानी ऐसी कुछ आएगा कि आप ये फुट ऐसे नहीं कराओगे। सही है, आपको ऐसे कराना पड़ेगा कि भाई 19 को पूरा का पूरा 12 से डिवाइड कराओगे। सही है, तो ये आपके पास 1.9 के करीब ही आएगा। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1.9 फुट। सही है, ये चीज इसको देख लो। अच्छा भाई, वैसे भी अगर हम वो इंची टेप में देखें तो 1 फुट के बाद जो हमारे पास जो छोटे छोटे खाने आते हैं इंच के, उसको हम पॉइंट के भी इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं ना 1 फुट 9 इंच, 1 फुट 3 इंच, तो हम उसको ऐसे ही बोलते हैं कि 1.3 फुट या 1.9 फुट। सही, इंच के जो उसमें होता है उसको हम पॉइंट में ले आते हैं। अब आ जाओ भाई, इसी से हम वो निकाल लेते हैं कि वी आ जाएगा हमारे पास के आर क्यूब। सही है, प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वल है और साथ में कांस्टेंट आ गया। इसी को इस्तेमाल करते हुए हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम V2 निकालेंगे। से पिछले सवाल में भी ऐसे किया। V2 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, KR2 का क्यूब। सही है, अब के हमारे पास है नहीं, के को निकालने के लिए हम इस पे 1 वाले का सहारा लेंगे। तो याद है V1 के R1 का क्यूब। V1 कितना है 179.66। R1 कितना है भाई, R1 है हमारे पास 3.5, लेकिन साथ में इसमें क्या है, क्यूब भी है और ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के मैंने डिवाइड करा दी, ये बराबर आ गया के। तो अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। सही है, क्यूब का मतलब होता है 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराना। तो ये आ जाएगा 42.875, तो ये आएगा 179.66 डिवाइडेड बाय 42.875। सही, इज इक्वल टू के। अच्छा भाई, तो अब जरा इसको डिवाइड करा देते हैं। यह आ जाएगा 179.66 डिवाइडेड बाय 42.875। सही है, तो यह आ जाएगा 4.19 ऐसे कुछ आ रहा है, 4.190 ऐसे कुछ आ रहा है। तो हम 2-3 डिजिट लिखेंगे 4.19। सही है, बस हमने ये लिख दिया। इसको इस्तेमाल करते हैं हम इस दूसरे वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास V2 इज इक्वल टू 4.19 मल्टीप्लाई बाय 4.19 मल्टीप्लाई बाय R2 है हमारे पास 1.9 और इस पे क्यूब। तो ये फॉर्मूले में क्यूब है तो हम भी क्यूब देंगे। तो पहले इसका निकाल लो भैया, क्या निकाल लो, निकाल लेते इसका क्यूब निकाल लेते पहले इसका। 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.9। सही है, तो ये आ गया 6.859। तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 4.19 मल्टीप्लाई बाय 6.859। सही है, मतलब इसको 6.859 को मल्टीप्लाई कराना किससे, 4.19। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास V2 इज इक्वल टू 28.73। सही, बस यहाँ तक काफी है। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम किस में था, फीट में, तो यहाँ पे भी फीट और क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में ही आएगा। सही है, ये चीज भी आ गई। इस चीज को याद रखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपके पास वॉल्यूम में भले ही फीट हो, मीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन साथ में क्यूब लगेगा यूनिट पे। एरिया हो, मीटर हो, इंच हो, जो भी हो, साथ में स्क्वायर लगेगा ऊपर। वॉल्यूम में क्यूब, एरिया में स्क्वायर। लेकिन जो सिंगल लाइन होते हैं ना, जैसे हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें आपके पास ना स्क्वायर लगेगा ना क्यूब लगेगा, सिर्फ ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ फीट या मीटर या इंच या ऐसी कुछ आ जाएगा, लेकिन उसमें पावर नहीं लगेगी। एरिया में पावर 2 लगेगा, यूनिट भले कुछ भी हो, फीट हो, स्क्वायर, मीटर हो, जो भी हो, और वॉल्यूम में पावर 3 लगेगा। सही, इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो इसके नंबर आपके
एग्जामिनर काट सकता है, सही है। अच्छा भाई 3 सवाल हो गए, अब आ जाओ जरा चौथे सवाल पे। 3 सवाल हो गए हमारे पास, अब चौथा सवाल करना है। तो चौथा सवाल भी बड़ा इजी है। चौथे सवाल में क्या कह रहा है कि भाई इफ s is the distance, if s is the distance traveled in t सेकंड, सही है। अब इतनी अंग्रेजी तो तुम लोगों को आती होगी कि भाई s वो डिस्टेंस है जिसको टाइम t में कवर किया गया है। बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी स्टार्ट हुई रेस्ट से, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से चलने लगी, तो इस एक्सेलरेशन का नाम है a। इट हैज बीन फाउंड दैट s वेरीज जॉइंटली एज a एट स्क्वायर ऑफ t, यानी s वेरी कर रहा है दोनों के साथ जॉइंटली, यानी दोनों के साथ ज्वाइन हो गए। एस वेरी कर रहा है दोनों के साथ, ए के साथ भी और टी के साथ। ए के साथ ऐसी वो कर रहा है, लेकिन टी के साथ स्क्वायर ऑफ टी कर वो वेरी कर रहा है। टी कैसे वेरी कर रहा है, स्क्वायर ऑफ टी, और ए जो है वो सिर्फ अकेला वेरी कर रहा है। यहां से हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा, वो क्या है भाई, एस इज इक्वल टू के ए टी का स्क्वायर, सही, ये हम सबको पता है, नई बात कोई नहीं है। इफ द बॉडी ट्रेवल्ड 9 मीटर, इफ द बॉडी ट्रेवल्ड 9 मीटर, यानी एस मतलब 9 मीटर कवर किया है इन 3 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड लगा है, इन 3 सेकेंड, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस टाइम जो एक्सेलरेशन लगाई थी वो लगाई थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही, ये सारी फिजिक्स की बातें आप लोगों को पता होगी। फाइंड ए, यानी हमने फिर ए मालूम करना है, यानी 2 ए हो गए तो एक ए 1 और एक 2, हमने ए मालूम करना है जब t कितना था 5 सेकेंड, when t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 2 t हो गए तो एक को t1 और एक को t2, एंड s इज इक्वल टू 75 मीटर, यानी डिस्टेंस 75 मीटर, s 2 थे तो एक को 1 एक को 2, सही, बिल्कुल फिजिक्स वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, सारा फिजिक्स का ही डाल दिया इसमें। अच्छा अब करना क्या है, इसमें भी बिल्कुल वही करना है कि पहले k की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हमने a2 निकालना है, सही, मान लो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू के ए टी का स्क्वायर, सही है। 2 लगाना है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, k के साथ नहीं लगा सकते क्योंकि k सबके लिए सेम होता है। अब देखो a2 के लिए हमारे पास a2 को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू होनी चाहिए, यानी हमें s2 भी दिया होना चाहिए, वो हमें दिया हुआ है, t2 दिया होना चाहिए, वो भी हमें दिया हुआ है, k भी दिया होना चाहिए, वो हमें नहीं दिया हुआ, सही। तो हम पहले k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू इसमें से 1 में से निकालेंगे, तो हम यहाँ लगा देंगे s1 इज इक्वल टू के a1 t1 का स्क्वायर, सही, क्योंकि अब देखो a1 भी है t1 भी है s1 भी है, इससे हम k निकाल सकते हैं। s1 कितना है भाई 9, a1 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, और a1 की वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय t1 का स्क्वायर, यानी t1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 9 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं है। हाँ भाई a1 और t1 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे k के साथ, यहाँ लाके मैंने डिवाइड करा दिए, 9 1 9 9 1 9, 1/2 तो k इज इक्वल टू 0.5, ऐसा है कि नहीं है, सही है। या तो 0.5 लिख लो या 1/2, दोनों लिख सकते हो। अच्छा भाई अब आ जाओ जरा इधर s2 पे, तो s2 यहां से अगर मैं s2 कितना है भाई 75, सही है, k जो यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है वहां यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, और t2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, t2 कितना है 5, सही, और t2 पे स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे सिर्फ किसको बचाना है, a2 को बचाना है, क्योंकि हमने वैल्यू भी किसकी निकालनी है, a2 की। एलिमिनेशन में सीखा है ना, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको सबसे अलग पे रखो, सही। तो a2 को मैंने अकेला कर दिया, बाकी सब जो a2 के आसपास से उनको मैंने इस तरह भेज दिया। अब इस 0.5 को मल्टीप्लाई कराते हैं 25 से, तो ये आ जाए 0.5, ये आ गया 12.5, सही है। तो 12.5 75 को डिवाइड करा देना आप 12.5 से, सही है। तो ये आ गया हमारे पास 6, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यानी a2 इज इक्वल टू 6, और आपको पता है भाई इसका यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। इससे ज्यादा इस सवाल में कुछ नहीं है, ये 4 क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा तंग करने वाला है लेकिन बड़ा ही मजे का, सही है। इसको मैं मिटा देता हूं।
अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें स्पेस जरा ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर वाले सारे सवालों को मिटा रहा हूँ। अच्छा भाई, बोले दो फोटोग्राफ है हमारे पास डिफरेंट साइज के, लेकिन जो इसमें तस्वीर है वो हमें एक ही दिखाई गई है, सही है। यानी एक दो फोटोग्राफ है डिफरेंट साइज के। डिफरेंट साइज से क्या मुराद है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, सही है। लेकिन इसमें तस्वीर जो है बिल्कुल सेम है, यानी इसमें जो एक बंदा है वो इसमें भी है, इसमें यानी एक दो हमने एक ही तस्वीर खिंचवाई है, लेकिन हमने उसको दो साइज में निकलवाया, सही। एक बड़ा साइज निकलवाया, एक छोटा साइज निकलवाया। अब जो स्मॉलर फोटोग्राफ है उसका जो एरिया है, ये देखो ना, जब दो दिए होते हैं, दो का मतलब होता है यानी मीट, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो मर्तबा होगा, सही है। जब किसी पे स्क्वायर लगता है, ये देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी दो मर्तबा दिया है, तो मतलब ये क्या है, एरिया है। यहाँ पे हालांकि हमें बताया नहीं है, ये द स्मॉलर फोटोग्राफ मेजर्स 10 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर। तो जब आपके पास दो क्वांटिटीज ऐसे दी हो ना, आप समझ जाओगे कि भाई इसका एरिया दिया है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि भाई हम जब किसी चीज को नापते हैं तो उसकी पहले लंबाई भी नापते हैं, चौड़ाई भी नापते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई 2/3, 3/4, 4/5, सही ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बोले कि भाई जो स्मॉलर फोटोग्राफ नापा गया वो 10/14 का था, सही। यानी 10 उसकी लंबाई थी और 14 उसकी चौड़ाई थी सेंटीमीटर में, सही। 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी, 14 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई थी। और जो लार्जर फोटोग्राफ नापा गया उसकी 15 सेंटीमीटर लंबाई थी और 21 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई थी। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा भाई, द हाइट ऑफ द ट्री इन द गिवन लार्ज फोटोग्राफ इज 12 सेंटीमीटर, सही। यानी इस दोनों तस्वीरों में एक ट्री भी थी, एक ट्री थी इन दोनों तस्वीरों में, जिसकी हाइट लार्जर फोटोग्राफ में कितनी थी, लार्जर फोटोग्राफ में इसकी हाइट थी 12 सेंटीमीटर। ओ तो यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे भी एक ट्री होगी, क्योंकि दोनों में जो तस्वीर है वो सेम है, बस इन तस्वीरों का साइज अलग अलग है। हमें बताना यह है कि भाई उसी सेम ट्री का साइज उस छोटे तस्वीर में कितना होगा, इसी सेम ट्री का साइज इस छोटे तस्वीर में कितना होगा, यानी इसकी हाइट इसमें कितनी होगी, सही। अब आ जाओ अपना जरा असली काम पे, सही। तो हमें पता है भाई दो जो चीजें हमें दी हुई है हम पहले उनको लिख लेते हैं। ये मैंने पहले इसलिए ऐसे किया ताकि आपको कहानी सारी समझ आ जाए। अब जरा आ जाओ सवाल पे। सवाल में हमें पहले दिया स्मॉलर फोटोग्राफ मेजर्स, यानी एरिया ऑफ स्मॉलर फोटोग्राफ। स्मॉलर फोटोग्राफ का एरिया कितना है भाई, फोटोग्राफ ये दिया हुआ है हमें, कहा गया, 10 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर, सही। अच्छा, ये जैसे बाय का वर्ड आ जाए ना, बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना, सही। तो आप इसकी जगह मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। इसका मतलब यही होता है कि भाई ये हमें एरिया दिया हुआ, ये कोई एक लेंथ नहीं दी हुई, सही। अच्छा, लार्जर फोटोग्राफ का जो एरिया है, एरिया ऑफ लार्जर फोटोग्राफ, एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पता चले कि तुम लोग भी इसी तरीके से लाइनें निकाल दो, क्योंकि लकीर के फकीर तो समझते ही हो ना। तो लार्जर फोटोग्राफ का एरिया जो है वो है 15 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर, सही है। यहां तक बात समझ आ गई। हाइट जो दी हुई है हमें जो हाइट दी हुई है वो क्या दी हुई है, height of the tree given in the large photograph is 12 centimeter, यानी height of tree in large photograph इसको एक नाम दे देता हूं ताकि फिर हमें इसको आगे भी इस्तेमाल करना है, तो हम पूरा जुमला थोड़ी लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं T
टी से ट्री, और लार्ज यानी एल, यानी लार्ज फोटोग्राफ का ट्री कितना है 21 सेंटीमीटर। सही है, यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया, मतलब आगे इस पूरे जुमले की जगह हम टी एल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाइट ऑफ स्मॉलर फोटोग्राफ, हाइट ऑफ ट्री इन स्मॉल फोटोग्राफ स्मॉलर, वो हमें निकालना है, यानी इसको टी एस का नाम दे देते हैं, ट्री इन स्मॉलर फोटोग्राफ। सही है, ये था हमारे पास सवाल के अंदर दी हुई कुल मिला के कहानी। अब जो कहानी शुरू करनी है वो हमने शुरू करनी है। सही है, अब देखो ट्री की क्या दी हुई, हमें हाइट दी हुई और हाइट ही निकालना है। मतलब हमें जो सरोकार है तस्वीर के, वो हमें सिर्फ हाइट से यानी लंबाई से है, हमें चौड़ाई से सरोकार नहीं है। मतलब हमने इस 21 और इस 14 को भूल जाना है, यानी इस 21 और इस 14 को भूल जाना है। सही है, हमें सिर्फ हाइट से लेना देना है। सही है भाई, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये जो दो दिए हुए 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ये तस्वीरों के हाइट है। सही है, हमें अगर आप इस सवाल का गौर करो तो ये हमें क्या रहता है, डिफरेंट साइज के तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीर एकदम सही शो कर रहे, सेम शो कर रहे। सही, तो मतलब यानी इनमें एक रिलेशन है ना, लेकिन वेरी क्या कर रहे, सिर्फ इनके साइज कर रहे। सही, बाकी से क्या ये सेम है। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई, मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि अगर इस तस्वीर को मैं और बड़ा कर दूं तो साथ साथ इस तस्वीर में भी बड़ा होगा, यानी इस तस्वीर में और इस तस्वीर में, अल्लाह आपका भला करे, दरख्त में कोई चेंज आएगा, या मैं इस तस्वीर को और छोटा कर दूं, इस तस्वीर को और बड़ा कर दूं, या इस तस्वीर को भी छोटा कर दूं, इस तस्वीर को और छोटा कर दूं, इस तस्वीर को बड़ा कर दूं, इस तस्वीर को भी बड़ा कर दूं, दरख्त में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। यानी इन दोनों में किस चीज का रिलेशन है? डायरेक्ट का रिलेशन है, दरख्त में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई टी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी एस के। ये चीज है कि नहीं? यानी ट्री की हाइट स्मॉलर फोटोग्राफ और लार्जर फोटोग्राफ में सेम है, यानी इन दोनों में डायरेक्ट का रिलेशन है। सही है, ये डायरेक्ट के रिलेशन का यही मतलब है। यानी यहाँ पे अगर मैं रिलेशन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास इक्वल आएगा, के आएगा, टी एस आएगा। अब मसला आ गया, अटक गया किस पे? के पे। सही है, बाकी सवालों में जैसे के निकाल रहे थे हम, अब इसमें वैसे सीन नहीं है। अब इसमें देखो कैसे निकालना है, ये देखो टी एस निकालना है ना। अब टी एस के लिए यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टी एल अपॉन के, ये बन जाएगा क्या? नहीं, सही, लेकिन हमें के चाहिए, ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब देखो हमारे पास टी एस के कैसे आता है। हमारे पास दोनों तस्वीरों की हाइट गिवन है। सही है, हम तस्वीरों की हाइट से इसका के निकालेंगे। सही, अब देखो के कैसे निकलता है। यहाँ पे तस्वीरों का भी हाइट का रिलेशन है, तो हाइट के रिलेशन को देखते हुए हम के की वैल्यू निकालेंगे। सही है, तो अगर दरख्तों का हाइट है तो हमने तस्वीरों का भी हाइट इस्तेमाल करके के निकालना है। अगर दरख्तों की चौड़ाई होती हाइट की बजाय तो हम भी दरख्तों की चौड़ाई को इस्तेमाल करते हुए के निकालते हैं। अगर पूरा दरख्तों का एरिया दिया हुआ था तो हम इस पूरे दोनों पैरामीटर को इस्तेमाल करते हुए के निकालते। सही, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ बात किसकी हो रही है? दरख्त के हाइट की। तो इसीलिए हम सिर्फ हाइट को इस्तेमाल करते हुए तस्वीर की हाइट को इस्तेमाल करते हुए के की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हाइट ऑफ स्मॉलर हाइट ऑफ लार्जर फोटोग्राफ इसको मैं नाम दे देता हूं, अल्लाह आपका भला करे, HL। सही, और हाइट ऑफ स्मॉलर फोटोग्राफ यहाँ पे हमें मेंशन करना जरूरी है ताकि एग्जामिनर बिला फजूल में हमारे नंबर ना काटे। सही है, तो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि भाई हम किस चीज के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्मॉलर फोटोग्राफ के लिए HL। सही है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि भाई HL बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है HS के। ऐसा है कि नहीं है? सही है, ये जितने स्मॉलर फोटोग्राफ की हाइट बढ़ेगी उतनी लार्जर फोटोग्राफ की हाइट बढ़ेगी या कम होगी। सही है, अब हाइट की बात हो रही है तो यानी मैं इन दोनों का के एक जैसा समझ सकता हूँ। सही है, क्योंकि ट्री में भी हाइट की बात हो रही है
और यहाँ पे भी मैंने हाइट की बात कर दी, सही। अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा के एच एस, ये मेरे पास बन जाएगा के इज इक्वल टू एच एल अपॉन एच एस, सही है। एच एल यानी हाइट ऑफ लार्जर ट्री, लार्जर फोटोग्राफ। तो लार्जर फोटोग्राफ की हाइट कितनी है 15, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 15, सही है। अगर आप ये तस्वीर बना दो ना साथ में एग्जाम में, तो ये उस एग्जामिनर को और भी अच्छा समझ आएगा, वो फिर आपको बिना घिच पिच किए आपको डायरेक्ट नंबर देगा, सही है। तो ये तस्वीर बना देना, ये आपके लिए भी आसानी होगी और चेकर के लिए भी आसानी होगी, सही है। और हाइट डिवाइडेड बाय एच एस, सही है, स्मॉलर फोटोग्राफ की हाइट यानी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 3 बोल रहा हूँ, अल्लाह आपका भला करे, क्या आ गया यहाँ पे 5 3 15 5 2 10, सही है। तो k इज इक्वल टू 3/2, सही है। इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास वैसे 3/2 मेरे ख्याल से 1.5 के बराबर होगा ना, 2 हाँ 1.5 के बराबर, सही। तो k इज इक्वल टू 1.5, मैं 3/2 की जगह डायरेक्ट लगा देता हूँ 1.5। अब देखो टी एस बराबर आ जाएगा, टी एल कितना है 21 डिवाइडेड बाय 1.5, सही है, 21 डिवाइडेड बाय 1.5, सही। अब जरा इसको डिवाइड करा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर ट्री फोटोग्राफ में जो ट्री का हाइट था वो कितना 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर ही लगा देंगे, सही। आप चाहो तो बुक में इसका आंसर चेक कर लो, सही है। टी एस जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अच्छा भाई एक मिनट, अच्छा भाई देखो बुक में मैंने आंसर चेक किया, वो 8 सेंटीमीटर आ रहा है। 8 सेंटीमीटर कुछ ऐसे आ रहा है कि भाई हमसे यहाँ गलती हो गई कि भाई हाइट ऑफ ट्री इन गिवन इन लास्ट फोटोग्राफ वो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैंने 21 सेंटीमीटर लिख दिया गलती से। तो ये इसको जब आप 12 करोगे, यहाँ पे भी आप 12 करोगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, सही। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सही है, सही। अच्छा अब आ जाओ आगे की तरफ, सही, अगले सवाल की तरफ। अच्छा भाई देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा ही लंबे हो जा रही है, 55 मिनट की हो गई है। और फिर बाकी के सवाल जो 3 सवाल रह गए वो हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे, सही है। तो तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, सही।